अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब ये सब सोच रहे थे कि ईरान थक गया होगा, अब वो झुकने वाला है, तो उसी वक्त ईरान ने एक ऐसा काम किया जिसने सबको चौंका कर रख दिया। उसने अमेरिका के ठिकानों पर अचानक हमला किया। जी हाँ, आपको पता होगा कि एक गैर एलानिया सीज़ फायर चल रहा था। इस सीज़ फायर के अंदर अचानक से ईरान ने खुद से हमले शुरू कर दिए। इस हमले का पैगाम साफ था कि हम रुकने वाले नहीं हैं, और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ईरान एक नई जंग की तैयारी कैसे कर रहा है। उसके पास वो कौन से नए हथियारों की शिपमेंट पहुंच चुकी है जिसके बाद अब वो रुकेगा नहीं। वो चाइना से एक खास हथियार मंगवा चुका है और कहा जा रहा है कि वो हथियार पाकिस्तान के रास्ते ईरान तक पहुंच रहा है। ये एक और इंटरेस्टिंग चीज जो कि आपको इस वीडियो में पता चलेगी। लेकिन इस कहानी में दोस्तों एक बहुत बड़ा मोड़ भी है। एक अरब मुल्क जो बरसों से खामोश रहता था, अब पहली बार वो अमेरिका के साथ मिलकर एक दूसरे अरब मुल्क पर बमबारी करना शुरू करती है। और आखिर में वो कहानी जो सबसे हैरान कुन, दुनिया का सबसे ताकतवर लीडर ट्रंप, उसने नेतन्याहू की बेइज्जती की इंतहा कर दी। मिन्नतें करके नेतन्याहू पहुंचा था ट्रंप के पास कि मुझे कुछ वक्त दे दो, और जो वक्त उसने दिया और जो उसने जो कुछ कहा नेतन्याहू को, वो सुनने के लायक है। और अमेरिकन की आधी आबादी नेतन्याहू के साथ वो करना चाहती है जो किसी भी लीडर के लिए बहुत शर्मनाक होगा। ये मैं नहीं कह रहा, मेरे पास आंकड़े होंगे, फैक्ट्स होंगे जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। बाकायदा इस पे पोल किया गया है, वो मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। तो आइए नाज़रीन, आगाज करते हैं वीडियो का। लेकिन उससे पहले आप जानते हैं कि सब्सक्रिप्शन इसलिए ज़रूरी है, वो बेल का बटन दबाना इसलिए ज़रूरी है कि ये खबरें कहीं और आपको नहीं मिलती, आप भी जानते हैं। सब्सक्राइब कीजिए ताकि इन खबरों को आप वक्त पे सुन सकें। दूसरा, ये फेसबुक पर अगर आप मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं तो पेज को सिर्फ फॉलो मत कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। नाज़रीन, सबसे पहले हमले को समझिए। 28 जुलाई शाम 5:45 बजे अमेरिकन वक्त के मुताबिक ईरान के IRGC ने एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइल्स चलाए। निशाना था उर्दन में मौजूद अमेरिकन फौजी अड्डा। अमेरिका की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने इसको एक अचानक हमले की कोशिश कहा। आप समझिए, ईरान ने जॉर्डन ही को क्यों चुना? क्योंकि उसी अड्डे पे कुछ हफ्ते पहले ईरान के हमले में कई अमेरिकन फौजी मारे भी गए थे। यानी ये हमला एक पैगाम था कि जंग अभी खत्म नहीं हुई। और इस हमले का वक्त भी देखिए, यह हमला ठीक उस वक्त हुआ जब ट्रंप और नेतन्याहू की व्हाइट हाउस में मुलाकात अभी खत्म नहीं हुई थी, चल रही थी। और 4 दिन के वक्फे के बाद यह पहला बड़ा हमला था। IRGC ने कहा है कि जब तक ईरान के खिलाफ खतरात जारी रहेंगे और अमेरिकन फोर्सेस हमारे मफादात के खिलाफ कार्रवाइयां करती रहेगी, मज़ाहमत जारी रहेगी। यह वो पहला हमला था जिसमें पहल अमेरिका ने नहीं की थी, ईरान ने किया है। ये समझिए। अब सवाल असल ये है कि ईरान ये सब क्यों कर रहा है, और इसका जवाब इंतहाई दिलचस्प है जो मैंने नहीं दिया, खुद एक इजरायली तजियाकार डैनी सिचरोविच ने दिया है। और उनका तजिया बड़ा मजे का है। वो कहते हैं कि इसके पीछे कई वजूहात हैं। पहली, ईरान की नई क़यादत इस मुकाबले की रफ्तार खुद तय करना चाहती है। वो सिर्फ वॉशिंगटन के फैसलों पर रद्द अमल नहीं देना चाहती, वो दिखाना चाहती है कि पहल अब भी उसी के हाथ में है। नंबर 2, ईरान अमेरिका हिचकिचाहट को, जो अमेरिका की अपनी हिचकिचाहट है, उसको कमजोरी समझता है। अब याद कीजिए, ट्रंप ने पिछले हफ्ते हमला रोक दिया था, आपको याद होगा, मेरे व्लॉग्स में मैंने आपको बताया था। और ईरान ने उसको स्टडी किया और सोचा कि यह अमेरिका के इरादे को आजमाने का वक्त है। तीसरा, ईरान के लिए उसका समंदर बंद करना खुद एक जंग का अमल है। यानी अगर आपने बहर उर्मुज़ को बंद किया हुआ है तो बजाते खुद आप ईरान पर हमला आवर हैं। और नई क़यादत जो है अपने समंदर पे पाबंदी को बगैर जवाब दिए कबूल करने को तैयार नहीं है। और चौथी और सबसे अहम वजह, यह हमला अली खामनाई की मौत के बाद ईरान में आई सोच की तब्दीली का मजहर है। नई क़यादत सिर्फ जवाबी कार्रवाई पे यकीन नहीं रखती है, वो ज़्यादा फ़ाल है, ज़्यादा आगे बढ़ने वाली है। ये पैगाम देना मकसद था। और यहाँ पर डैनी का निचोड़ ये है कि ईरान का पैगाम साफ है, वो हथियार डालने का इशारा नहीं दे रहा और ना ही कमज़ोरी की पोजीशन से बातचीत चाहता है, बल्कि वो बहुत बड़े ख़तरात मोल लेने को तैयार है, क्योंकि वो इसको अपने किरदार की फैसला कुन जंग समझता है। और अब मैं आपको यहाँ से पूरा मामला लपेट के एक और जगह लेकर आ रहा हूं।
और याद रखिए, मैं आपको शुरू में बता चुका हूं कि आगे इस वीडियो में कौन कौन से इंटरेस्टिंग मोड आने वाले हैं। तो अब वो खबर जो इस पूरी ईरान के इस इरादे को साबित करती है, रॉयटर्स, अब नाम भी बड़ा है, नाम भी छोटा नहीं, उसने खास रिपोर्ट दी है कि ईरान चंद हफ्तों में चाइना से एक खास हथियार की पहली खेप ले रहा है। कुल तादाद है 400, कुछ 300 कह रहे हैं, लेकिन 400 ज़्यादा हद तक क्रेडिबल है। और ये हथियार है क्या? इसे कहते हैं दोस्तों कंधे से चलने वाला एक फिजाई दिफाई मिसाइल, यानी अंग्रेजी में मैन पैड्स। अब समझिए ये होता क्या है। ये एक छोटा मिसाइल लॉन्चर होता है जिसे एक फौजी अपने कंधे पर रखकर चला सकता है, और ये किसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। किसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है? नीची उड़ान भरने वाले तैयारों के खिलाफ, हेलीकॉप्टर्स के खिलाफ और ड्रोन्स के खिलाफ। और अब इसकी सबसे बड़ी खूबी समझिए, ये चलता फिरता एक बड़े दिफाई निज़ाम की जगह जो है वो घेर लेता है, यानी इसको आप अपने कंधे पे रख के कहीं भी ले जा सकते हैं। इसीलिए दुश्मन इन्हें आसानी से निशाना नहीं बना सकता। आप समझ रहे हैं? अब होता क्या है, जो बड़े दिफाई निज़ाम होते हैं ना, वो एक जगह पर जामिद रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिसाइल लॉन्चर है, बड़ा मिसाइल लॉन्चर, तो दुश्मन उसको निशाना बना सकता है। लेकिन ये जो छोटा लॉन्चर होता है, जो एक छोटी टीम कंधे पे उठाकर कहीं भी ले जा सकती है, कहीं भी छुप सकती है, आज यहां कल वहां, और दुश्मन के लिए इसको ढूंढना और मारना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। और ईरान को इसकी जरूरत क्यों पड़ी नाज़रीन? क्योंकि इस जंग में ईरान के जो बड़े दिफाई निज़ाम हैं उन्हें कभी ना कभी नुकसान पहुंच जाया करता था। अब ईरान अपनी दिफाई लाइन को तेजी से दोबारा खड़ा कर रहा है, और यह सौदा तकरीबन 6 से 7 करोड़ डॉलर का है। और रॉयटर्स के मुताबिक यह हथियार चाइना के शहर उर्मिकी से पाकिस्तान के रास्ते ईरान पहुंच रहे हैं। अब ये रॉयटर्स का दावा है, और यहां पर बड़ी ईमानदारी की बात मैं बताऊंगा आपको। पाकिस्तान ने इस दावे की सख्त तरदीद की है। पाकिस्तान की फौज के शोबे ISPR ने भी कहा है कि पाकिस्तान इसमें शामिल होने की जो बातें की जा रही हैं, पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है। और चाइना ने भी जो है फिलहाल सौदे से इनकार किया है। चाइना की वजारत खारजा ने कहा है कि ये रिपोर्टें बेबुनियाद हैं, क्योंकि देखिए चाइना या पाकिस्तान सामने आकर, खुले में आकर ये नहीं कहना चाहते कि वो अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं। फिलहाल दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन रिपोर्ट जो है रॉयटर्स की, वो बहुत से और तजियाकार सहाफ़ियों ने शेयर की है दोस्तों। लेकिन जो चीज़ इसमें अहमियत रखती है वो ये है कि ईरान एक नई जंग की तैयारी सिर्फ सोच नहीं रहा, बल्कि अमली कदम उठा रहा है। और अब वो जिसका मैंने जिक्र किया था आपसे, वो बड़ा मोड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। बहुत से आपके अपने भी मशरक़ वस्ता में रहते होंगे जो कि कमाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए वहाँ जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब तक कहानी कुछ यूं चल रही थी। ईरान के हिमायती गिरोह जो इराक में मौजूद हैं, वो सऊदी अरब की तेल की तंसीबात पर ड्रोन हमले कर रहे थे, 2 दिन से मुसलसल कर रहे थे। अब समझिए ये गिरोह कौन है? ये ईरान के प्रॉक्सीज हैं, यानी ऐसे गिरोह जो ईरान के लिए लड़ते हैं, लेकिन ईरान खुद सामने नहीं आता। ईरान अपने हाथ सीधे जंग में नहीं डालता, वो इन गिरोहों के जरिए इससे पहले भी लड़ता आया है। और सऊदी अरब बरसों से नाज़रीन, सऊदी अरब का तरीका यह था कि वो ऐसे हमले बर्दाश्त कर लेता था और सिर्फ शिकायत करता था। लेकिन इस बार कुछ बदल गया है। मारियो नौफल इस तब्दीली को पकड़ के आपके सामने हाजिर कर रहे हैं, जो कि मैं लेकर आया हूं आपको। 29 जुलाई को पहली बार सऊदी तैयारे अमेरिकन तैयारों के साथ मिलकर इराक में ईरान के हिमायती गिरोहों पर हमलावर होते हैं, और दोनों मुल्कों ने इसको सरकारी तौर पर तस्लीम भी किया कि हाँ भैया, हाँ हमने हमले किए। ये हमले इराक के 7 सूबों में हुए, और कम से कम 20 जो जंगजू थे वो मिलिशियाज के वो मारे गए। और सऊदी अरब ने इसका जवाब UN चार्टर के आर्टिकल 51 से दिया है। आर्टिकल 51 ये है क्या? आर्टिकल 51 एक मुल्क को अपने दिफा का हक देता है, और नौफल इस कानूनी जबान पे जोर देते हैं। वो कहते हैं कि अपने दिफा का मौरूसी हक ये उस रियासत की जबान है जो एक कानूनी केस तैयार कर रही हो। यानी सऊदी अरब अब सिर्फ जज्बाती बात नहीं कर रहा कि देखिए हम पे हमला हुआ तो हम हमला कर दिया। नो, वो सोच समझकर एक नई पॉलिसी शिफ्ट कर रहा है। और नौफल के मुताबिक इस जंग की पूरी सूरत बदल जाती है, क्योंकि ईरान की पूरी हिकमत अमली एक मफरूजे पे खड़ी थी। यूं कह ले कि गल्फ के ममालिक हमले बर्दाश्त कर लेंगे, सिर्फ शिकायत करेंगे। लेकिन अब हुआ यह है कि जब सऊदी अरब खुद अरब सरजमीन पर बॉम्ब गिराने को तैयार हो गया है, तो इस वक्त
ईरान के सामने एक और बड़ा चैलेंज जो है वो खड़ा हो गया। लेकिन इस पूरे मामले का एक दूसरा पहलू भी है दोस्तों। कुछ नाक़दीन हैं जो सऊदी अरब पर सवाल उठाते हैं। ये नुक्ता तज्जियाकार है इब्राहिम मजीद, उन्होंने उठाया है। अगेन, मैं तमाम मुस्लिम ममालिक की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन एक नुक्ता है तो आपके सामने रखना फ़र्ज़ है। उनके अल्फाज में आपको सुनाता हूं। वो कहते हैं कि ज़रा सोचिए, ज़रा देखिए, सऊदी अरब ने किन किन के खिलाफ फौजी ताकत इस्तेमाल की। यमन में जंग, इराक पर हमला और अब दोबारा इराक पर बमबारी। ये सब अरब या मुस्लिम ममालिक हैं। और फिर वो एक सवाल उठाते हैं, इब्राहिम मजीद की बात कर रहा हूं, कि इतनी बड़ी फौजी मौजूदगी के बावजूद सऊदी अरब ने कभी इजराइल के खिलाफ सीधी फौजी कार्रवाई क्यों नहीं की। अब दोस्तों, यहां पर एक बात मैं साफ कह दूं कि ये इब्राहिम मजीद का तज्जिया है, मेरा नहीं है। और हर मुल्क की अपनी हिकमत अमली और अपने मफादात होते हैं। लेकिन ये सवाल आज बहुत से लोग पूछ रहे हैं और ये सवाल गौर तलब तो है फिर। और अब आखिर में नाज़रीन, वो कहानी जो सबसे दिलचस्प है कि 28 जुलाई नेतन्याहू वाशिंगटन पहुंच जाता है। ये मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। ट्रंप से मुलाकात करने के लिए ओवल हाउस में बैठ जाते हैं। ये वो मुलाकात है जो ट्रंप टालता आ रहा था। अब सोचिए किन हालात में ये मुलाकात होती है। उसकी मुलाकात से सिर्फ 3 घंटे पहले ट्रंप फॉक्स न्यूज़ पे आता है और उसने एक बात कही। उसने नेतन्याहू की सबके सामने बेइज्जती की। हुआ यूं कि नेतन्याहू चाहता था कि वो ट्रंप को ईरान के पिकैक्स माउंटेन के बारे में इंटेलिजेंस दे। अब जो लोग, मैं यहां पे कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब किया करें। मैं 3 से 4 वीडियोस बना चुका हूं कि पिकैक्स माउंटेन, ईरान का ये पहाड़ क्या है, 300 फुट गहराई में इस पहाड़ के नीचे क्या है और क्यों आखिर ट्रंप चाहता है कि इस पहाड़ को तबाह किया जाए। आप जाके वीलॉग्स देख सकते हैं। अच्छा, नेतन्याहू चाहता था कि पिकैक्स माउंटेन के बारे में इंटेलिजेंस दे। किसको? ट्रंप को, यानी उसको जंग में दोबारा उलझाए। और ट्रंप ने क्या कहा? उसने कहा कि मुझे बीबी की जरूरत नहीं। पहले बता चुका हूं, नेतन्याहू का निकनेम बीबी है। ट्रंप उसको बीबी कह के बुलाता है। मुझे बीबी की जरूरत नहीं कि वो मुझे ये बताए। बीबी मुझे ये इसलिए बताना चाहता है क्योंकि वो चाहता है कि मैं इस जंग में उलझा रहा हूं। हमें बिल्कुल पता है कि क्या हो रहा है, यानी पिकैक्स माउंटेन में, उस पहाड़ में क्या हो रहा है हमें पता है। और फिर उससे वो जुमला कहा जो सीधा नेतन्याहू के चेहरे पे थप्पड़ की तरह लगा। वो कहता है मैंने बीबी का ऐलान सुना है। नेतन्याहू ने ऐलान किया था ना कि मैं जाऊंगा और मुझे पता है कि इस पहाड़ के नीचे क्या है, मैं ट्रंप से कहूंगा कि बमबारी करे। ये उसने ऐलान किया था। तो ट्रंप कहता है मैंने बीबी का ऐलान सुना है। मैंने कहा तुम मुझे डायरेक्टली क्यों नहीं बताते हो? तुम्हें दुनिया को ऐलान करने की क्या जरूरत है? अब जरा इसका मंजर समझिए। सिफारती जुबान में ये बहुत सख्त जुमले होते हैं। एक मुल्क का लीडर दूसरे मुल्क के लीडर के आने से पहले उसे टीवी पे सरेआम जो है वो झाड़ रहा है। और ये कोई मामूली बात नहीं है। ये वही नेतन्याहू है जिसे कभी चंद दिनों के नोटिस पे व्हाइट हाउस पे बुलाया जाता था। नेतन्याहू जब जब कहता था कि मुझे मिलना है, ट्रंप हाजिर होता था। और इस बार रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे इस मुलाकात के लिए कई हफ्तों तक इंतजार करना पड़ा था। नाज़रीन, ट्रंप ने पहले मिलने से इनकार कर दिया और जब मुलाकात हुई तो वो दोनों की अब तक की सबसे मुख्तसर मुलाकातों में से है। पता है आपका, चंद मिनट मुलाकात हुई है ट्रंप की और नेतन्याहू की। ना सहाफियों को अंदर जाने दिया गया, ना कोई मुश्तरका बयान। अक्सर हमेशा होता था कि ट्रंप और नेतन्याहू एक मुश्तरका एलानिया जारी करते थे, कभी एक साथ टीवी पे आगे, कभी जो है वो अलग अलग। और सबसे सख्त बात, नेतन्याहू को यह मुलाकात सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि वो एक अमेरिकन सेनेटर के जनाजे में आने वाला था। लिंडसे ग्राहम की बात कर रहा हूं। यानी मुलाकात के लिए भी उसे एक बहाना चाहिए था। और ये सिर्फ ट्रंप की नाराजगी नहीं है। अब जो मैं आपको अगली खबर देने जा रहा हूं नाजरीन, वो आपको चौंका देगी। पूरा अमेरिका नेतन्याहू से पलट रहा है। 29 जुलाई को एक पोल सामने आया था, YouGov यानी YOUGOV और इकोनॉमिस्ट। अब इकोनॉमिस्ट बहुत बड़ा अखबार है, बहुत बड़ा मैगजीन है। इन दोनों का मुश्तरका पोल था। उन्होंने जो दिखाया वो किसी भी लीडर के लिए शर्मनाक है, खासतौर पे नेतन्याहू के लिए जिसने अरबों डॉलर झोंके हुए हैं सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के अंदर अपनी शनाख्त बनाने के लिए, अपनी PR बनवाने के लिए। सवाल यह था जो कि इस पोल में किया गया कि अगर नेतन्याहू अमेरिका आए तो क्या उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए? और जवाब, अब जो लोग नहीं जानते, आपको पता है कि ICC ने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, जंगी जुराइम की वजह से इसके वारंट जारी किए हुए नेतन्याहू के। जवाब पता क्या दिया अमेरिका ने? अमेरिका के तकरीबन आधे लोगों ने, यानी 49% लोगों ने कहा है
कि हाँ उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए, और सिर्फ 27% ने कहा है कि नहीं। अब जरा इस बात को समझिए, जो बाकी रह गए उन्होंने कहा हमें नहीं पता। ये वही अमेरिका है और ये वही अमेरिकन अवाम है जो इजराइल के गुण गाती थी। एक मुल्क का वजीर आजम, इजराइल का वजीर आजम, जो कभी अमेरिका के सबसे करीबी दोस्त था, आज उसी अमेरिका के आधे लोग उसकी गिरफ्तारी चाहते हैं। अब जब कल को अगला प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में उतरेगा, उसको इन लोगों के वोट, इन 49% बहुत बड़ा नंबर होता है, इनके वोट चाहिए होंगे। क्या वो इसराइल नवाज पॉलिसी बना पाएगा? मैं नहीं कहता कि आज के बाद अमेरिका इजराइल की राहें जुदा हो जाएंगी। अभी भी बहुत से बड़े बड़े प्लेयर पड़े हुए हैं जो इजराइल को दोबारा अमेरिका के करीब ला सकते हैं, लेकिन फिलहाल का मंजर ये, और उसी पॉल में और भी बातें सामने आई। 47% अमेरिकन समझते हैं कि नेतन्याहू ने गजा में जंगी जुराइम मुर्तकिब किए। 47%। और 47% का कहना है कि नेतन्याहू की हरकतों ने अमेरिका और इजराइल के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया। और ये सब उस जंग के बाद हुआ जो नेतन्याहू ने खुद ट्रंप को शुरू करने पे मजबूर किया या राजी किया। उससे वादा किया था कि एक तेज जंग होगी, लेकिन 5 महीने बाद वो जंग न जीती गई, न खत्म हुई, बल्कि और उलझ गई, और उसका पूरा बोझ इस वक्त नेतन्याहू के कंधों पर आन पड़ा है। नाज़रीन, इस वीडियो से अब तक के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। एक दफा फिर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।